India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रिब्यूनलों में रिक्तियों के मामले पर सीजीआई ने एक बार फिर जताई नाराजगी। कहा, मसले को हल्के में ले रहा है नौकरशाही, केंद्र स्टैंड करे। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार की याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2019 में 2 जजों की बेंच ने खंडित फैसला दिया था। उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ केस में अंसल बंधुओं को लगा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा रद्द करने की अर्जी की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। पूछा, छात्र कॉलेज क्यों नहीं आ सकते। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के विवादित मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा, ये विवाद 2019 के एक खंडित फैसले के बाद पैदा हो गया था। 14 फरवरी 2019 को जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की 2 सदस्य पीठ ने प्रधान न्यायाधीश से सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर खंडित फैसले के मद्देनजर अंतिम फैसला करने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित की जाए। जस्टिस भूषण ने फैसला दिया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जस्टिस सीकरी ने अलग फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त निदेशक और उससे ऊपर के शीर्ष पदों पर अधिकारियों के तबादले या तैनाती केवल केंद्र सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं। दिल्ली में सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। इसके बाद सीजीआई NV रमन्ना 3 मार्च को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया और मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। पिछले साल अक्टूबर में भी इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था, जिस पर सीजीआई दशहरे की छुट्टियों के बाद इसे सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए थे। मसला था कि भारत के संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 41 के तहत राज्य लोक सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की शक्ति इसके पास है। न्यायमूर्ति A.K. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस पर खंडित फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल की शक्तियों के अधीन है। अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। जस्टिस भूषण ने फैसला दिया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के शासन के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे, जिसने 2014 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष देखा गया।
कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उपराज्यपाल की शक्तियों को ये कहते हुए कम कर दिया गया कि उसके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और उसे चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने हाल ही में पारित GNCDT अधिनियम 2021 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जो निर्वाचित सरकार पर लेफ्टिनेंट जनरल को अधिक शक्तियां देता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर ट्रिब्यूनल्स के खाली पदों पर भरने के मामले पर सीजीआई ने केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। सीजीआई ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों पर आपत्ति जाहिर करते हुए पूछा कि केंद्र इन पदों को भरने को लेकर पर्याप्त रूप से गंभीर है। सीजीआई रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नौकरशाही इस मुद्दे को हल्के में ले रही है। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आपका क्या रुख है। हमारे पास ट्रिब्यूनल्स के ढेरों मामले सुनवाई के लिए आते हैं, हम उनका निपटारा करना चाहते हैं। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि नियुक्तियां हो रही है, दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल्स के पद भी सेवानिवृत्ति की वजह से खाली भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार भर्तियों को लेकर गंभीर है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने सीजीआई को बताया कि इस मामले पर वो सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। सीजीआई ने कहा, हम इस मसले को लेकर गंभीर हैं, इस मामले की सुनवाई 1 या 2 हफ्ते में करेंगे। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि अगर सरकार ट्रिब्यूनलों की रिक्तियां भर नहीं सकती तो न्यायाधीशकरणों को बंद करना बेहतर होगा। तो सीजीआई ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों पर आपत्ति जाहिर की है और सरकार से ये कहा है। तो सीजीआई ने केंद्र को अपना जो स्टैंड है वो साफ करने के लिए कहा है। दरअसल सीजीआई ने रिक्त पदों पर नाराजगी जाहिर की है कि ये जो खाली पद पड़े हैं वो क्यों खाली पद पड़े हैं, इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। नौकरशाही रिक्तियों को हल्के में ले रही है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा केंद्र को इस पर अपना जो कदम है, अपना जो स्टैंड है वो साफ करने के लिए भी कहा गया है। ट्रिब्यूनलों में रिक्तियों का मामला इससे पहले भी गर्माता रहा है और इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई भी हुई है और कई बार फटकार तक लगाई गई है। वैसे में ट्रिब्यूनलों में रिक्तियां जो है यानी कि खाली पड़े पद हैं उसको लेकर बार बार ये सवाल पूछा गया है कि इन पदों को क्यों नहीं भरा जाता। आखिरकार कब तक जो है केंद्र इस पर अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ आखिरकार क्यों ट्रिब्यूनल्स में जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है और सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, किस तरह का रुख रहता है, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो सीजीआई ने केंद्र को अपना जो स्टैंड है वो लेने के लिए कहा है कि आप इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कर रहे हैं और क्यों खाली पड़े पदों को यानी कि जो रिक्तियां हैं उसको भरा नहीं जा रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण आखिरकार क्या है। तो कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में आने वाले मामलों पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे रहे तो राज्य में मामलों के लिए एक विशेष पीठ गठित करने की आवश्यकता होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा राज्य में खनन से प्रभावित लोगों के मुआवजे से संबंधित एक मामले की तत्काल सूची की मांग के बाद सीजीआई ने टिप्पणी की। सीजीआई ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे और हो सकता है कि हमें केवल कर्नाटक के मामलों के लिए एक बेंच का गठन करना पड़े। ये मामला बहुत जरूरी है क्योंकि धन का उपयोग प्रभावित करना, खनन जिलों में रहने वाले लोगों के लिए किया जाना, ये तर्क दिया गया था। विचाराधीन मामला राज्य में खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों को देय मुआवजे से संबंधित है। राज्य द्वारा दायर आवेदन में खनन प्रभाव क्षेत्र के लिए व्यापक पर्यावरण योजना के तहत बहाली परियोजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि जारी करने की मांग की गई है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 24,000 करोड़ रुपए की सिबमिज की सिफारिश की थी। आवेदन में यह भी कहा गया कि अब जमा हुई राशि 18,722 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो अब निगरानी समिति के पास उपलब्ध है। ये मामला बहुत जरूरी है क्योंकि धन का उपयोग प्रभावित खनन जिलों में रहने वाले लोगों के लिए किया जाना है, ये तर्क दिया गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने परित्याग के आधार पर विवाह को ये कहते हुए भंग कर दिया कि पत्नी ने अपने वैवाहिक घर से दूर रहने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया। पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पति की ओर से दायर अपील को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। पति द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 1 जुलाई 2009 से अब तक वो अलग अलग रहे हैं। अदालत ने कहा कि केवल अपनी सास के कारण पत्नी दिसंबर 2009 में अपने ससुराल गई
और वहां केवल एक दिन रही। ये नहीं कहा जा सकता कि सहवास संबंध बहाल हुए। अदालत ने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि वो 21 दिसंबर 2009 को फिर से साथ रहने के इरादे से अपने ससुराल आई थी। प्रतिवादी की ओर से फिर से साथ रहने का इरादा स्थापित नहीं है। इस प्रकार मामले के तथ्यों में अलगाव साबित हो गया है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी ने अपने वैवाहिक घर से दूर रहने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया और स्थापित किया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने लक्ष्मण उच्चतम कृपलानी बनाम मीना केस और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा के खंड का जिक्र किया। ये भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित किया गया ये कानून है। परित्याग का अर्थ है कि एक पति या पत्नी को दूसरे की सहमति के बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर परित्याग करना। परित्याग पति या पत्नी को ये साबित करना होगा। अलगाव का तथ्य है कि ये सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से इरादा है। अपील को आशंकित रूप से स्वीकार करते हुए पीठ ने पति को निर्देश दिया कि वो पत्नी को 15 लाख रुपए की राशि का भुगतान करे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 एक परित्याग का अर्थ है कि एक पति या पत्नी को दूसरे से सहमति के बिना उचित कारण के बिना जानबूझकर परित्याग करना। परित्याग पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए पति या पत्नी की ओर से एक इरादा है। उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करने वाली याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल के साथ ही उनके 2 कर्मचारियों को भी 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में संवेदनशील साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल के साथ ही उनके 2 कर्मचारियों को 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में संवेदनशील साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था और साथ ही आपको बता दें उसके खिलाफ अपील करने का विकल्प है। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में कुल 28 परिवारों के 59 लोगों की जान चली गई थी। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं सुशील अंसल और गोपाल अंसल को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर झटका दिया है। अंसल ने 3 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने पाया कि अपराध न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए अंसल की ओर से एक सुनियोजित योजना थी। ट्रायल कोर्ट का ये भी विचार था कि अपीलकर्ताओं को राहत देने के लिए उम्र अपने आप में एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है, जब वे मामले के विलंबित मुकदमे में शामिल थे। अंसल बंधुओं को 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की मौत होने से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा 7 साल की कैद और 2 करोड़ 25 लाख के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद से अंसल भाई नवंबर 2021 से जेल में हैं। अंसल बंधुओं के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। अदालत ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को उनके 2 कर्मचारियों के साथ दोषी ठहराया था। सबूतों से छेड़छाड़ सबसे पहले 20 जुलाई 2002 को सामने आई। उस समय शर्मा के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद जांच की गई और उसे 25 जून 2005 को बर्खास्त कर दिया गया। मजिस्ट्रियल कोर्ट ने अंसल भाइयों के 7 साल कैद के साथ साथ 2 करोड़ 25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से आरोपी व्यक्तियों द्वारा कानून की प्रक्रिया को अपवित्र किया गया, वह न्याय प्रशासन प्रणाली को दूषित करने से कम नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया था। फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में आग लगने के बाद भगदड़ में 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। संपत्ति के मालिकों की हाई प्रोफाइल के कारण मामले ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। अंसल बंधुओं के खिलाफ लापरवाही के आरोपों से लेकर हत्या तक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे समय में जब कोविड की लहर के बाद सब कुछ
खुल रहा है, छात्र कॉलेज क्यों नहीं आ सकते? दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मई से सभी शारीरिक रूप से आयोजित परीक्षाएं कराने के फैसले को रद्द करने से इंकार कर दिया। वो एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को अंशकालीन में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के वकील ने तर्क दिया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली डीयू के छात्रों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुरुवार से शारीरिक कक्षाएं शुरू करने और परीक्षाएं यहां तक कि सेमेस्टर अंत वाले ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि डीयू एक अनूठी जगह है जहां देश भर से हजारों छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से कई छात्र गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं जो दिल्ली आने और केवल 3 सप्ताह के लिए किराए के आवास का प्रबंधन नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि देश भर में छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए दिल्ली आना होगा। छात्रों को 99% अंक मिल रहे हैं और डीयू और दिल्ली में प्रवेश ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब उन्होंने प्रवेश ले लिया है तो उन्हें यहां आना होगा, जस्टिस पल्ली ने कहा। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उसे केवल इस कारण अनुकंपा भत्ते के लिए विशेष विचार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी पत्नी और बच्चे कार्यरत हैं। एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस वीजे अरुण ने कहा कि हालांकि सेवा से हटाए गए सरकारी कर्मचारी पेंशन ग्रेजुटी के हकदार नहीं हैं, सक्षम प्राधिकारी विशेष विचार के योग्य मामलों में अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को 1972 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। वो छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस आने में विफल रहा और अपनी छुट्टी से अधिक समय तक ड्यूटी से परे रहा। नतीजतन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें एक आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसे सेवा से हटाने के आदेश की एक प्रति या कोई सकारण आदेश नहीं दिया गया था, जिसमें उसे कार्यमुक्त करने के कारण खुलासा किया गया था। याचिकाकर्ता ने सीसीएस पेंशन नियमावली के तहत अनुकंपा भत्ता देने का अनुरोध करते हुए अन्य अभियावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक को कानून के अनुसार अपने प्रतिनिधित्व का निपटारा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 41 का अवलोकन करने के बाद पाया कि भले ही सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया हो, वो पेंशन और ग्रेजुटी का हकदार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी विशेष विचार के योग्य मामलों में अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकता है। लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी सेवक का मामला विशेष ध्यान देने योग्य होना चाहिए। इधर मऊ में विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को रिहा करने का आदेश दिया। यूपी में जारी चुनावों में घमासान के बीच बांदा जेल में बंद मऊ सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर आई है। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने मुख्तार अंसारी को 1 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि इस आदेश के बाद भी मुख्तार को अन्य गंभीर मामलों के कारण जेल में ही रहना होगा। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में रिहा करने की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने जेल अधीक्षक बांदा से आख्या तलब की थी। इस पर जेल अधीक्षक ने अपनी आख्या कोर्ट में भेजकर अवगत कराया। मुख्तार अंसारी 9 सितंबर 2011 से अब तक जुडिशियल कस्टडी में है। रिहाई संबंधित निर्देश बांदा जेल भेजा गया। मुख्तार अंसारी के प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता दरोगा सिंह और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने मुख्तार अंसारी को रिहा करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। मुख्तार अंसारी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही रिहाई संबंधित निर्देश अभिलंब बांदा जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल के बंद मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया था कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में वो 9 सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उससे ज्यादा समय से उक्त मामले में वो जेल में बंद है। कहा गया था कि उपरोक्त मामले में उसकी निरोधी जब वैधानिक नहीं है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.